मेरी 14 साल हसीन साली कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई। मैं जिसे बच्ची समझ रहा था वो तो पूरी आग निकली। मेरी बीवी अस्पताल में अपनी माँ के साथ दाखिल थी, इसीलिए मेरी सास रात को मेरी साली को मेरे पास छोड़ गई। मैंने इसे बच्ची समझकर अपने साथ सुला लिया कि कहीं वो नए घर में डर न जाए। लेकिन इसने तो आधी रात को ही मेरे साथ ही बेड पर, रात के 12 बजे के करीब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। तो मैं जान गया कि मेरी साली निदा ही होगी, क्योंकि वो इस वक्त पूरे घर में अकेली थी और वो पहली दफा हमारे घर रहने के लिए आई थी। तो शायद इसे रात के इस पहर डर लग रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो नीम बरहना सी नाइटी पहने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही कहने लगी कि अरशद भाई, मुझे आपके घर में बहुत खौफ महसूस हो रहा है। क्या मैं आपके साथ आपके कमरे में गुजार सकती हूँ? मेरी नज़र में तो निदा एक 14 साल की बच्ची थी, लेकिन मैं पहली बार उसे यूं देख रहा था। वो तो किसी गुलाब की कली की तरह तरोताज़ा थी। 14 साल की उम्र में ही इसका बदन भरपूर जवान हो गया था। कमरे में मध्यम रोशनी होने के बावजूद भी नीम बरहना नाइटी में इसके जिस्म का हर हिस्सा वाजिया नजर आ रहा था। वो मेरी बीवी की छोटी बहन थी। यही सोचकर मैंने इसके वजूद से नजर चुराई और इसे सोने के लिए सोफे पर तकिया रख के दिया और खुद बेड पर लेट कर मोबाइल चलाने लगा। मेरी शादी को 5 साल होने वाले थे और मेरी शादी के वक्त निदा एक 9 साल की बच्ची थी। मेरा अपने ससुराल बहुत ही कम जाना होता था, इसीलिए मैं निदा को अभी तक बच्ची ही समझ रहा था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वो तो पूरी क्यामत बन चुकी है। मैं मोबाइल में मगन था और निदा सोफे पर बेचैन लेटी थी। रात के इस पहर मोबाइल पर भी एक से बढ़कर एक सामान सामने आ रहा था, जिसकी वजह से मेरे सोए हुए जज्बात जाग रहे थे। मैंने रात को आवाज देकर पूछा कि कोई मसला है क्या? निदा कहने लगी कि अरशद भाई, ये सोफा बहुत छोटा है और मेरे पांव सोफे से बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सही तरह से लेट नहीं पा रही। निदा की बात सुनकर मैंने कहा कि ठीक है निदा, तुम बेड पर आ जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। निदा जैसे ही बेड पर आई तो मैं अपना तकिया लेकर उठने लगा, लेकिन निदा ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और कहने लगी कि अरशद भाई, आप क्या सारी रात बैठे ही रहेंगे? मेरे साथ यहीं बेड पर सो जाएं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे लिए निदा के जिस्म से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से निदा की बात मानकर दूसरी तरफ करवट बदली और मोबाइल चलाने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक ही मेरी आंख खुली और मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिसे मैं एक कम उम्र बच्ची समझ रहा था वो तो पूरी शराब है। हर गुजरते पल के साथ मेरे दिल में जज्बात का तूफान ठाठे मारने लगा था, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से खुद कर काबू पा रहा था। लेकिन फिर निदा ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और न चाहते हुए भी मैं इसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। मेरी और सबा की शादी को 5 साल गुजर चुके थे और इन 5 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं था जब सबा ने मेरी खिदमत में कोई कसर छोड़ी हो। मेरी और सबा की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी और हम दोनों एक दूसरे को पहली ही नजर में पसंद आ गए थे। हम दोनों के प्यार मोहब्बत का सिलसिला बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंच गया। जब मैंने अपने घर वालों को सबा के मुतालिक बताया तो मेरी माँ ने यह कहकर इनकार कर दिया कि खानदान से बाहर वो किसी सूरत मेरी शादी नहीं करेंगी। लेकिन मैं सबा की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुका था कि वापसी का कोई रास्ता मुमकिन नहीं था। इसके बगैर तो एक पल भी गुजारा करना मुश्किल था। हम हम दोनों अपने ही मोहब्बत में सारी हदें पार करते हुए तमाम रिश्ते कायम कर चुके थे। कॉलेज में जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस बाहर निकल जाते और कॉलेज के पीछे बने हुए छोटे छोटे होटलों में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। मैंने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी भी सूरत में इस शादी के लिए राजी न हुए और मैंने सबा के साथ भाग कर शादी कर ली। जब मेरी माँ बाप को इस बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया, क्योंकि मैं कोई नौकरी नहीं करता था और ना ही मेरी कोई कमाई थी। और जब सबा के घर वालों को इस बारे में पता चला तो वो भी हमारी शादी के खिलाफ हो गए और वजह यही थी कि मैं कुछ भी नहीं कमाता था। बहुत मुश्किल से मैंने सबा के घर वालों को राजी करके रुखसती करवाई, लेकिन सबा के घर वालों ने हमसे मिलना जुलना खत्म कर दिया था। काफी अरसे तक मैं और सबा फाके वाली जिंदगी गुजारते रहे।
लेकिन जैसे ही मेरी नौकरी लगी और मेरे हालात कुछ बेहतर हुए तो सबा ने अपने घर वालों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि जब मुश्किल हालात थे तो उन्होंने मुझे नहीं अपनाया था, और इसीलिए मैं सबा के घर न जाने के बराबर जाता था, साल में 1 या 2 दफा। इसीलिए मैंने सबा की छोटी बहन निदा को कभी सही से देखा भी नहीं था, और ना ही मैं इस बात से वाकिफ था कि वो अब 14 बरस की एक खूबसूरत लड़की बन चुकी है। खुदा ने हमें औलाद की नेमत से कई सालों तक महरूम रखा था, और बहुत ज्यादा इलाज कराने के बाद अब सबा हमारे बच्चे को जन्म देने जा रही थी। मेरे घर वाले तो थे नहीं, इसीलिए मजबूरन मुझे सबा की माँ को बुलवाना पड़ा, और जब हम सबा को अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि सबा को 1-2 दिन अस्पताल में दाखिल रहना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के इस अरसे में सबा को बहुत सी बीमारियां हो चुकी थीं, इसीलिए इसका केस काफी मुश्किल था। सबा के वालिद कई शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए सबा की वालदा ने इसकी छोटी बहन को मेरे पास हमारे घर में छोड़ दिया, क्योंकि वह इसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैं बहुत अरसे बाद सबा की बहन निदा को पहली दफा देख रहा था, और मैं इसको देखकर हैरान रह गया था। मैं तो सबा की खूबसूरती का ही दीवाना था, लेकिन इसकी छोटी बहन तो इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी, और इसे देखकर मैं सबा को भूल गया था। निदा ने सबा की गैर मौजूदगी में घर के सारे काम काज बहुत अच्छे से किए, और मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि सबा घर में नहीं है। इसने सारे घर को सलीके से साफ सुथरा करके सोने की तैयारी शुरू की, तो मैं भी अपने कमरे में चला आया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने जान लिया कि निदा ही आई है। शायद इसे किसी चीज की जरूरत थी, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि निदा तो कुछ और ही इरादे लेकर आई है। पहले तो वो सोफे पर आराम से बैठ गई और कहने लगी कि मुझे बहुत ज्यादा अकेलेपन में खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि ये घर मेरे लिए बिल्कुल नया है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके कमरे में ही रात गुजार लूं। मैंने निदा से कहा कि अच्छा किया तुमने जो चली आई, ये तुम्हारा अपना ही तो घर है, तुम यहाँ आराम से सो सकती हो। लेकिन निदा को यूं नीम बरहना नाइटी में देखकर मेरी नजरें बार बार इसके जिस्म का तवाफ कर रही थीं। निदा मेरे चेहरे पर नजरें जमाए बहुत ही तवज्जो से मुझसे बात कर रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे बता रही थी कि जब इसने मुझे पहली बार देखा था तो मैं पहली ही नजर में इसे बहुत अच्छा लगा था। इस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी। वो कहने लगी कि मुझे देखते ही इसे अपनी आपी की पसंद पर रश्क आने लगा, और इसे खुशी हुई कि इसकी आपी की किस्मत इतनी अच्छी है। निदा कहने लगी कि इस दिन के बाद से मैं इसके ख्यालों में बैठ गया था, और वो यही तसव्वुर करती थी कि इसकी जिंदगी में आने वाला शख्स भी बिल्कुल मेरे जैसा ही होगा। निदा मुझसे बातें करते करते अपनी नाइटी की डोरी से भी खेलने लगी थी। वो मुझे कह रही थी कि मेरी बड़ी बड़ी आंखें इसके जहन में हमेशा के लिए बैठ गई थीं। वो कहने लगी कि उसने कई मर्तबा अपने अब्बा से मेरे लिए झगड़ा भी किया, क्योंकि वो चाहती थी कि इसके अब्बा मुझे माफ करके हमें अपना ले, क्योंकि वो मुझे दोबारा देखने के लिए बहुत बेचैन थी। मुझसे बातें करते करते वो सोफे पर लेट गई, और मैं बहुत मुश्किल से उससे नजरें चुरा कर अपने फोन में ध्यान लगाने लगा। कमरे का माहौल अचानक ही बहुत गर्म हो गया था। निदा एक जलती हुई आग थी जो मुझे अंदर तक दहका रही थी। मैं तो इसे एक बच्ची समझ रहा था, लेकिन उसकी जवानी तो किसी को भी दीवाना कर सकती थी। थोड़ी ही देर में वो बेचैनी से करवटें बदलने लगी। मेरा ध्यान बार बार भटक कर इसके वजूद पर जा रहा था, और जब मैंने इसे बेचैन देखा तो मैं इससे पूछ रहा था कि क्या हुआ है। वो कहने लगी कि ये सोफा बहुत ज्यादा गैर आरामदेह है, और मैं इस पर आराम से नहीं सो सकती। ये सुनते ही मैंने इसे कहा कि वो बेड पर आकर सो जाए और सोफे पर मैं सो जाऊंगा। वो जैसे ही बेड की तरफ आई तो मैं उठने लगा। निदा ने फौरन ही मेरा हाथ पकड़ कर कहा कि अरशद भाई, आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है, ये आपका अपना ही तो घर है। मैं एक तरफ लेट जाती हूँ, दूसरी तरफ आप लेट जाएं। मैंने निदा की बेबाकी देखकर हैरान रह गया था, लेकिन मैं खुद भी आराम करना चाहता था। सारा दिन सबा के पीछे मैंने अस्पताल में काफी भाग दौड़ की थी, इसीलिए मैं बेड पर एक कोने पर होकर लेट गया और अपना फोन चलाने लगा। निदा की मौजूदगी में अपने जज्बात पर काबू पाना मेरे लिए एक मुश्किल मरहला था, जिससे मैं इस वक्त गुजर रहा था। फोन चलाते चलाते ही मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही न चला, और जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा हो। और जब मैं पूरी तरह होश में आया तो मुझे अंदाजा हुआ कि निदा मेरे बहुत करीब लेटी हुई है, और इसकी उंगलियां मेरे जिस्म पर हरकत कर रही हैं।
मेरे अंदर एक तूफान से उठने लगा था। निदा जानबूझकर मेरे जज्बात को उभार रही थी। वो अपने दिली जज्बात तो बातों बातों में पहले ही बयान कर चुकी थी कि वो मुझे पसंद करती है, और अब रात के अंधेरे में वो इस तरह मेरे करीब आकर ये बात साबित कर रही थी कि इसके दिल में मेरे लिए बहुत कुछ था। मैं एक मर्द था, और बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं खुद को निदा से दूर न कर सका, और मैं भी करवट बदल कर इसके करीब हो गया। निदा तो जैसे ही इस बात के इंतजार में थी, जैसे इस इल्म हुआ कि मैं इसका साथ देने के लिए तैयार हूं, वो फौरन ही अपने जज्बात मुझ पर लुटाने लगी, और मैंने भी इसके हर जज्बे की खूब पजीराई की। जब हम दोनों अपना मकसद हासिल कर चुके, तो निदा ने अपने फोन में मेरे साथ हमारी कई तस्वीर खींची, जिनमें हम दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। हम दोनों ही बेहिजाब थे। मैंने निदा से कहा कि इस तरह की तस्वीर फोन में ना ले, लेकिन निदा कहने लगी कि जब मैं उसके साथ नहीं होऊंगा तो वो मेरे साथ इस तस्वीर को देखकर अपने बीते हुए पलों को याद करेगी। मैं उसकी एक एक अदा पर फिदा हो गया था। वो पूरी तरह अपनी जवानी मुझ पर लौटा चुकी थी। इसका नर्म और नाजुक गुलाब जैसा खिलता बदन मुझे मदहोश कर गया था, और मैं ये तक भूल गया था कि मेरी महबूब बीवी इस वक्त तकलीफ की हालत में अस्पताल में दाखिल है, और वो कभी भी मेरे बच्चे को जन्म दे सकती है। निदा के साथ वक्त गुजार कर मैं ऐसे मसरूर था कि जैसे कोई किला फतह कर लिया हो। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी बर्बादी का आगाज होने वाला था। जैसे ही मैं अस्पताल जाने के लिए निकलने लगा, निदा ने मुझे आवाज देकर रोका, और मेरे करीब आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया, और मुझे चूमते हुए कहने लगी कि आप जाते जाते मुझे कुछ पैसे दे जाएं, मुझे बाजार जाना है। निदा की बात सुनते ही मैंने बटुए से हजार हजार के 5 नोट निकालकर निदा के हवाले किए। मेरे हाथों से नोट लेकर इसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट बिखर गई। मैंने बदले में इसकी होंठों को चूमा और घर से निकल पड़ा। मैं सारा रास्ता खुशी से सरशार। जब अस्पताल में पहुंचा तो मेरी बीवी सबा की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने बताया कि सबा जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है, और कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबा की माँ भी बहुत ज्यादा परेशान थी, जबकि अस्पताल जाकर मेरी हालत भी खराब हो गई थी। सारा दिन मैं सबा के साथ रहा, लेकिन सबा की हालत पहले से बेहतर न हुई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन सबा को और अस्पताल में रहना होगा। ये सुनकर न जाने क्यों मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ कि सबा जितने दिन अस्पताल में रहती, मुझे निदा के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाता। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी। मैं रात तक अस्पताल में रहा, और रात के वाक़े में सबा की अम्मी से ये कहकर घर वापस आ गया कि निदा घर पर अकेली होगी। अब मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि अस्पताल में सबा के साथ किसी औरत को ही रुकने की इजाज़त थी। इसीलिए सबा की अम्मी का रहना बहुत ज़रूरी था। मैं जब अस्पताल से घर वापस लौटा तो निदा बहुत ही खुश थी। इसने बहुत सारी खरीदारी की थी, और वो मुझे एक एक करके सारे कपड़े पहनकर दिखा रही थी। इसे मुझसे बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हो रही थी। वो बहुत आराम से मेरे सामने बिना किसी दुपट्टे के बेझिझक घूम रही थी। इस पर कपड़े जिस्म पर इस कदर फिट थे कि सब कुछ वाज़िह नजर आ रहा था। इसका गहरा गला इसकी खिलती हुई रहनाइयों को झलका रहा था। वो बार बार मेरे करीब आती, और मैं अपने होश खोने लगता। अचानक ही वो मुझसे पूछने लगी कि मैं सबा आपी की अलमारी खोल कर देख सकती हूँ क्या। मैंने निदा से कहा कि इसमें भला पूछने की कौन सी बात है, तुम्हारी आपी की ही तो अलमारी है। इसने कहा कि चाबी दें फिर मुझे। मैंने इसे चाबी दे दी, और वो सबा की अलमारी खोल कर एक एक चीज देखने लगी, और सबा जो कपड़े मेरे लिए रात को पहनती वो निकाल निकाल कर मुझे दिखाने लगी, और मुझसे पूछने लगी कि इसमें से आपको कौन सा पसंद है। मैंने एक छोटी सी नीले रंग की नाइटी पर हाथ रखा, और इसे कहा कि ये सबा पर बहुत ज्यादा जचती है। ये सुनते ही निदा वो नाइटी उठाकर कमरे से निकल गई, और जब काफी देर बाद वापस आई तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। वो सबा की नाइटी पहनने इससे भी कई ज्यादा हसीन लग रही थी। अचानक ही वो मेरे आगे आकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी कि ये मेरे बदन पर ज्यादा जच रही है या आप ही पर ज्यादा जचती है। ये सुनते ही मैंने इसे अपनी बाहों में भरा, और बहुत मोहब्बत से इसे कहा, ये तुम्हारे दूधिया बदन पर बहुत खूबसूरत लग रही है। सबा तो ये पहनकर इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी तुम लगती हो। मैंने इसके हाथ में पकड़ा मोबाइल लेकर साइड पर रख दिया, और खुद मैं इस पर अपनी मोहब्बत लुटाने लगा। इसे इस नाइटी में देखकर तो मैं बिल्कुल ही बेकाबू हो गया था।
मैं सोच भी नहीं सकता था कि 14 साल की उम्र में कोई लड़की हुस्न की देवी भी हो सकती है, लेकिन निदा तो हुस्न की सारी हदें पार कर रही थी। इसका पूरा ही बदन बहुत हसीन था और मैं हर गुजरते पल के साथ इस पर हावी होता जा रहा था। सारी रात इस पर अपने जज्बात लुटाने के बाद जब मैं सुबह अस्पताल पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरी बीवी ने अभी अभी एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया है। ये सुनकर तो मेरी हालत खराब हो गई। मेरी बीवी की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी और डॉक्टर इसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शाम तक सबा की हालत कुछ बेहतर हुई तो इसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मुझे अपने बच्चे के इंतकाल का बहुत दुख था। मैं सबा को संभालते हुए घर ले आया। सबा को देखकर निदा का चेहरा उतर गया था। इसने एक अजीब सी नजर सबा पर डाली और कमरे में चली गई। मैंने सबा को कमरे में लाकर लेटा दिया। इसकी अम्मी ने मुझे सबा की दवाइयों से मुतल्लिक आगाह किया। मैं सबा की अम्मी के साथ बाहर लाउंज में बैठा इनकी बात सुन रहा था कि जब मैंने निदा को सबा के पास जाते हुए देखा, मुझे कुछ खौफ महसूस हुआ, लेकिन मैं जानता था कि निदा ऐसी कोई बात सबा के आगे नहीं कहेगी। थोड़ी ही देर में निदा वापस आई और अपनी अम्मी से कहने लगी कि चले अम्मी, अब हम घर चलते हैं। और वो दोनों हमारे अपने घर वापस चले गए। मैंने निदा को आखिरी बार अलविदाई नजरों से देखा, क्योंकि मैं जानता था कि अब हम दोनों का मिलना बहुत मुश्किल है। निदा को जाता देख कर मैंने एक ठंडी आह भरी थी। थोड़ी देर बाद जब मैं दूध का गिलास लिए अपने कमरे में पहुंचा तो सबा गुमसुम सी बैठी हुई थी। मैंने इसे कहा कि कोई बात नहीं, अगर एक औलाद चली गई तो अल्लाह हमें दोबारा औलाद से नवाजेगा। मेरी बात सुनकर सबा ने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहने लगी, जो मैंने खो दिया इसे दोबारा पाना मुमकिन ही नहीं। सबा के लहजे ने मुझे चौंका दिया था। मैं इसके आगे ही बैठ गया और इसे कहने लगा कि ऐसी बात क्यों कर रही हो। सबा कहने लगी कि निदा मेरी सगी बहन नहीं है, बल्कि वो मेरी फुप्पो की बेटी है, जिसे फुप्पो के इंतकाल के बाद अब्बा हमारे घर ले आए थे। लेकिन निदा को बचपन से ही मुझसे बहुत नफरत थी, क्योंकि घर में हर चीज मेरी थी और इसे हर वो चीज चाहिए होती जो मेरे पास होती। अब आपने कभी इसी अब्बा ने कभी इसे किसी चीज की कमी महसूस न होने दी, लेकिन इसके बावजूद भी वो मुझसे हसद में मुब्तला रही। इसकी नजर हर उस चीज पर होती जो अब्बा मेरे लिए लाते या जिसे मैं पसंद करती। जब मेरी तुमसे शादी हुई तो तुम मेरे घर आना जाना नहीं करते थे और मुझे इस बात की तसल्ली थी कि वो तुम पर अपनी नजरें नहीं जमाएगी। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे हसद में इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि इसने तुम्हें मुझसे छीनने के लिए वो सब कुछ कर दिया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। सबा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो मुझसे कह रही थी कि निदा ने जाने से पहले मुझसे वो सारी वीडियो दिखाई हैं और सारी तस्वीर भी दिखाई हैं जिनमें हम दोनों एक साथ थे। सबा की बात सुनकर मैं सदमे में आ गया था। निदा ने सब कुछ जानबूझकर एक मकसद के तहत किया था और मैं इसके हाथों खिलौना बन गया था। सबा की आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत बाकी बच गई थी। इसने अपनी औलाद भी खो दी थी और शोहर भी। मैं सबा के आगे शर्मिंदगी से सर झुका गया था कि जब सबा ने मुझसे कहा कि वो जाते जाते मुझसे मेरी नीली नाइटी मांग कर ले गई है, क्योंकि वो तुम्हें मुझसे ज्यादा इसके बदन पर जचती हुई दिखाई देती है। मुझे लगा था कि जैसे सबा के लफ्जों ने मुझे जमीन में जिंदा गाड़ दिया हो। वक्त जज्बात के हाथों में अपनी पूरी जिंदगी हार गया था और अब कभी सबा के आगे नजर उठाकर जिंदगी नहीं गुजार सकता था। निदा ने कुछ ही वक्त बाद मुझे ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू कर दिया था। वो मुझसे हर बार एक बड़ी रकम का तकाजा करती और मेरे न देने का कहने पर मेरी तस्वीर वायरल करने की धमकी देती। मुझे जैसे 14 साल की एक सीधी सादी मासूम बच्ची समझ रहा था। वो दरअसल एक फितना थी जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। मेरा और सबा का ताल्लुक बिल्कुल मुर्दा हो गया था, क्योंकि सबा अब मुझे सिर्फ और सिर्फ नफरत की निगाह से देखती थी। वक्त, लज्जत और मजे ने मुझे कहीं का नहीं